तो बच्चों, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए रेस्पिरेशन देखेंगे। और रेस्पिरेशन के बारे में जब कहीं बात आती है तो यूजुअल जो क्लासेस से आंसर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग को ही परिभाषित करते हैं। जैसे बच्चे बताते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना, या फिर इनहेलेशन और इंस्पिरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, जो कि सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक स्टेप है किसका, कंप्लीट रेस्पिरेशन प्रोसेस का, है ना। तो हम लोग इस अंतर को आज समझ पाएंगे। इसमें रेस्पिरेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है। लैटिन वर्ड से इसका डेरिवेशन है और वर्ड है रेस्पिरेर। रेस्पिरेर वर्ड से इसका डेरिवेशन है जिसकी मतलब होती है टू ब्रीथ। तो आपने देखा कि इसका डेरिवेशन एक लैटिन वर्ड से है रेस्पिरेर, जिसकी मीनिंग क्या होती है टू ब्रीथ। तो अगर इस तरह से आप देखें तो जो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं सिर्फ ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन के रूप में, वो इसके हिसाब से तो सही है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग कंप्लीट रेस्पिरेशन को देखें तो ये कंप्लीट रेस्पिरेशन को डिफाइन नहीं करता। अब रेस्पिरेशन को आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन तो आपने देखा कि रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है, और ये जो है केमिकल प्रोसेस, इसमें ये गैसेस एक्सचेंज के द्वारा जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। तो आप इसमें अब डेफिनेशन देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें गैसेस एक्सचेंज जो आप टर्म देख रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज, ये रेस्पिरेशन के पहले स्टेप को एक्सप्रेस करती है, और ये है ब्रीदिंग। जो ब्रीदिंग है इसी को आप ट्रांसपोर्ट गैसेस को, गैसेस एक्सचेंज कहो, है ना, ये पहला स्टेप है। और जो आप देख रहे हो केमिकल प्रोसेस, ये किसको एक्सप्रेस कर रही है, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन को एक्सप्रेस कर रही है, रेस्पिरेशन को एक्सप्रेस कर रही है, जो कि रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप है, जिसमें एंजाइम की हेल्प से जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स होती हैं, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, वो टूट के और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो आपने देखा क्या कि जो पूरी की पूरी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो दो पार्ट में है। पहले ये ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके सहयोग से अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है तो इन ऑक्सीजन का गेन होता है इसमें, और फिर फूड जो होती है ऑक्सीडाइज होती है, जो कि केमिकल रिएक्शन के रूप में हम देखते हैं उसे, और वो कहाँ परफॉर्म होती है, तो इनसाइड सेल होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ब्रीदिंग के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेन से होती है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिफरेंट है। तो क्योंकि जब कॉम्प्लेक्सिटी ही डिफरेंट है तो डिफरेंट ऑर्गेन्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। तो ब्रीदिंग को हम लोग बाद में जब देखेंगे आगे, पहले हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। सेलुलर रेस्पिरेशन को देखें हम तो यहाँ ये डेफिनेशन से ही अगर हम इसको आगे बढ़े हैं तो देखोगे आप कि इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, सिंपल फूड का। ब्रेकडाउन किसका हो रहा है, सिंपल फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो सिंपल फूड क्या है, सिंपल फूड है ये ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6, ये फार्मूला होगा ग्लूकोज का। तो ये टूटती हैं, ये टूटती हैं, और किसके द्वारा, तो हमें बताया कि ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन हमको मिलती है, तो हम यहाँ क्या कर दे, प्लस कर दे किसको, ऑक्सीजन को, है ना। तो जो सिंपल फूड हैं ये टूटेंगी ऑक्सीजन के हेल्प से, और क्या प्रोड्यूस करेंगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, और प्लस वाटर H2O, और साथ में लिबरेट होगा बेटा एनर्जी ना। ये एनर्जी जो है ना वो लिबरेट होगा, जिसकी अल्टीमेट नीड होती है, जिसका मतलब रेस्पिरेशन का गोल ही यही है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो यहाँ आप जो ये
इक्वेशन देख रहे हो तो आपको कुछ रिकॉल हुआ, आपने कुछ रिकॉल किया, आपने रिकॉल किया होगा कि जो ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन की या फिर सेल रेस्पिरेशन का हुआ, है ना, ये कंप्लीटली अपोजिट है। किसके किसके अपोजिट है ये? फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है इसके ठीक अपोजिट है। कैसे जी? तो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट आप देखेंगे, जो केमिकल रिएक्शन उसका जो रिएक्टेंट होते हैं वहाँ क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल नहीं, सेम जो आपने यहाँ प्रोडक्ट में रखा है उसको आप रिएक्टेंट पे लाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर जो होती है ना वहाँ रॉ मटेरियल के रूप में यूटिलाइज होती हैं रिएक्टेंट के रूप में। और साथ कौन देता है? सोलर एनर्जी, है ना। सोलर एनर्जी जो है ना यहाँ यूटिलाइज होता है। तो आपने देखा यहाँ पे CO2 H2 और एनर्जी, यहाँ भी आप देखेंगे सेम वही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोलर एनर्जी। प्रोडक्ट क्या होते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में? तो जो आप यहाँ पर रिएक्टेंट यूज किए हो, क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सेम यहाँ पे आ जाएगा क्या? ग्लूकोज C6H12, वो 6 जो है यहाँ प्रोडक्ट होगा और साथ में क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो अब देखेंगे आप कि एक ठीक अपोजिट हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के अपोजिट कौन? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के अपोजिट कौन? फोटोसिंथेसिस। एक में ग्लूकोज का फॉर्मेशन और दूसरे में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, है ना। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है, ऐसा नहीं कि सभी रेस्पिरेशन में जो है ना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ही होंगी और वही सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन में आएगा, ऐसा नहीं है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति का हो आप उसे, या फिर उसकी नीड या फिर उसकी कोई नीड नहीं हो, तो इसके आधार पे जो रेस्पिरेशन है उसे हम लोग दो तरह का देखते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन which take place in the presence of oxygen। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में हो उसे हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। जबकि दूसरा है बेटा वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ। तो आपने देखा कि ये दो टाइप हो गए, कैटेगरीज हो गए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इन दोनों ही रेस्पिरेशन में जो इनकी पहली स्टेप है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, वो कॉमन होती है। पहली स्टेप क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस ही होती है। दोनों में ही जो पहली स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस होती है, कॉमन होती है। कहाँ परफॉर्म होती है? साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में। कहाँ परफॉर्म होगी? साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में होगी। तो लोकेशन क्या हो गया इसका? लोकेशन हो गया साइटोप्लाज्म। ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, मतलब एनारोबिकली होती है। ये क्या परफॉर्म होती है? एनारोबिकली परफॉर्म होती है। पहली स्टेप जो होती है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होंगी, एनारोबिकली परफॉर्म हुई, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इस प्रोसेस के जो इंड प्रोडक्ट होंगे या फिर पायरुविक एसिड आप कह सकते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो है ना ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, है ना, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस फॉर ब्रेकडाउन। तो इस तरह से जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग क्या मिले? 2 पायरुवेट हम लोग को मिले। और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी ये होती है 2 ATP। तो आपने देखा लोकेशन क्या हो ग्लाइकोलाइसिस का? साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल। ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती है यहाँ इसके लिए, मतलब एनारोबिकली होता है। वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस क्या होगी? एनारोबिकली होगी, इसलिए कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं है। इन प्रोडक्ट क्या होंगे? पायरुवेट ही होंगे। वो एरोबिक हो रहा है या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 2 ATP ही प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ग्लूकोज टूट के और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है,
जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ये कहाँ परफॉर्म होती है? जैसा आप जानते हो साइटोसोल, है ना। ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, इनकी कोई जरूरत नहीं होती है। और जो एनर्जी होती है वो कितनी प्रोड्यूस होती है? 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये कॉमन मैंने बताया था। अब आगे जो प्रक्रिया होती है, ये बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये कंप्लीटली कॉमन होंगे। अब यहाँ से जो पायरुवेट होती है ना, यहाँ से जो आगे की प्रक्रिया प्रोसीड करती है वो एरोबिक में और या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो डिफरेंसेस देखने को आपको मिलेंगे। अगर तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोसीड करती है पायरुवेट मॉलिक्यूल, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये परफॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, है ना। तो ये कहाँ परफॉर्म हुई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी और फिर ये जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, जो स्टेप होगी इसे हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल कहते हैं इसे हम लोग, है ना, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तीसरी साइकिल भी कहते हैं इसे हम लोग। तो क्रेब्स साइकिल्स कहलाती है। पहली स्टेप क्या होगी? ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरी स्टेप होगी क्रेब्स साइकिल इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो ये कहाँ परफॉर्म होती है? तो इन प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ O2 रिक्वायर्ड है ना। और जो प्रोडक्ट होते हैं क्या होते हैं? तो जो आपने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, है ना, कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, वाटर H2 और प्लस क्या? एनर्जी। अब जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल वो एक 10 एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। आपको यहाँ 10 पे जानना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश करूँगा। तो ये क्रेब्स साइकिल जो है, ये जब परफॉर्म होती है तो यहाँ कंप्लीट जो एनर्जी ऑब्टेन होती है ये होती हैं 36 ATP। तो इस तरह से आप देखोगे, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको जो कंप्लीट एनर्जी ऑब्टेन होती है वो होती है 36 ATP और प्लस 2 ATP। तो जो कंप्लीट गेन होता है 38 ATP का। ATP होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। अभी जो ATP आप देख रहे हैं ना, ATP को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, और इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है। ATP की जब हाइड्रोलाइसिस होती है ना, तो ये टूटती हैं ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है ना। और एक एस्टिमेटेड जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, वो इसका एस्टिमेशन है 30.5 किलो जूल एनर्जी पर मोल। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक एस्टिमेशन है ये, और इस कारण से इसे क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। खैर, ये तो आपने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर यही मसल सेल्स में एनारोबिकली होती तो क्या होता? अब हम देख रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन हम मसल सेल्स में देख रहे हैं। तो यहाँ तक तो प्रोसेस सेम होता। ये कहाँ परफॉर्म होती? मसल सेल्स में। मसल सेल्स में ये परफॉर्म होती। रात के अंधेरे में कुत्ता दौड़ा दे, रात के अंधेरे में अगर कुत्ता दौड़ा दे तो उस समय आप ये न देखेंगे कि दम मिले तब दौड़े, है ना। वहाँ आप जान बचाने के लिए दौड़ोगे, नहीं तो पता चलेगा कहीं से 100-200 ग्राम कम कर देगा वो। तो वैसे में जो हम दौड़ते हैं, तो जब ऑक्सीजन की नीड होती है और बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वैसे में जो मसल सेल्स होती हैं वो एनारोबिकली रिस्पायर करती हैं, और जो प्रोड्यूस करती हैं वो होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। कोई CO2 यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता है। बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं, CO2 यहाँ डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई CO2 प्रोड्यूस नहीं होता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब when muscle cells respire in the absence of oxygen, in absence of
ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये जो आप देख रहे हो एनर्जी, ये बहुत ही कम होती है ना, लेकिन फिर भी जब रिक्वायरमेंट होता है तो मसल सेल्स में ही परफॉर्म होता है। अब आप देखोगे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में या फिर बैक्टीरियम में होता है, उसे जिसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं या फिर फर्मेंटेशन का हुआ, तो ये अगर यीस्ट में या फिर बैक्टीरियम में हो तो यहाँ पे जो ये प्रक्रिया होती है ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है ना। और यहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। और आप दोनों ही केसेस में देखेंगे कि जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ही फीबल होती है। 2 ATP एनर्जी यहाँ आपको मिलती है, जबकि यहाँ आप देख रहे हो कि आपको 38 ATP एनर्जी मिल रही है। तो ये बहुत ही बड़ा गैप है ना, बहुत बड़ा अंतर है आप देख रहे हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो इथेनॉल मिला आपको यहाँ पर यीस्ट और बैक्टीरियम में। सर्टेन बैक्टीरिया जो होती हैं वो इथेनॉल के अलावा एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड जैसे ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन जहाँ तक बात करें हम अल्कोहलिक बेवरेजेस का, तो उसके लिए जो है यीस्ट प्रोड्यूस करती हैं क्या, इथेनॉल, और इसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है इसे हम लोग जाइमेज कहते हैं। आप चाहो तो नोट कर लो इसे। एंजाइम जो है यहाँ जो रिक्वायर्ड होती है इसे हम कहते हैं जाइमेज। तो ये एंजाइम है जो कि फर्मेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है और प्रोड्यूस क्या होते हैं, इथेनॉल, है ना। और जितने भी अल्कोहलिक जो बेवरेजेस बनती हैं उसमें मोस्टली इथेनॉल ही यूज़ होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म होती है और उनके इन प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनके साइट ऑफ एक्शन वो कहाँ है। कोई माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है तो कोई मसल सेल्स में हो रहे हैं, है ना, तो कोई यीस्ट और बैक्टीरिया में हो रहे हैं, है ना। और उनके इन प्रोडक्ट के रूप में जो आउटपुट है एनर्जी, है ना, वो कितनी है ये आपने देखा। हम लोग आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और वो देखेंगे कब हम, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।